Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 8, India at Play from class 6, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. Before children are old enough to participate sports, they play with toys. तो जो बच्चे हैं वो किसी खेलों में भाग लेने में तक बड़े होने से पहले वो बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं. इंडिया हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉयज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल. तो भारत के पास बहुत सारे ऐसे विविध खिलौने हैं जिनको कि अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है. रीड अबाउट सम टॉयज मेड इन इंडिया. कुछ ऐसे टॉयज के बारे में खिलौनों के बारे में पढ़ो जो कि भारत में बनाए जाते हैं. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स टू विच दीज टॉय बिलोंग्स. तो आपको उस स्टेट के बारे में भी जानना है कि ये खिलौने कहाँ बनते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं. तो जो ये सारे क्लूज हैं उसको आप पढ़ेंगे और अपनी बुक में जो एक्टिविटी दिया गया है उसको करेंगे. और आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को. तो जो लेसन है, व्हेन वी थिंक ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस कम टू माइंड. तो जब भी हम खेलों के बारे में सोचते हैं, खेल के बारे में विचार करते हैं, तो गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एंड टेनिस हमारे दिमाग में आते हैं. वी रियरली थिंक ऑफ गेम्स एंड सच एज कबड्डी, गिल्ली डंडा एंड किटकिट. और कभी कभी हम लोग कबड्डी, गिल्ली डंडा और किटकिट के बारे में भी सोचते हैं. दो दे हैव बीन विद अस फॉर सेंचुरी. हालांकि ये जो गेम्स हैं वो हमारे साथ शताब्दियों से हैं. एंड आर प्लेड इंथुसियास्टिकली इन ऑलमोस्ट एवरी विलेज एंड सिटी. तो हालांकि जो ये खेल हैं बड़े उत्साह से प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में खेले जाते हैं. व्हाट आर दीज गेम्स. ये खेल क्या हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम. कहाँ से ये खेल आए हैं. एंड व्हाट डू दे मीन टू अस. और इनका क्या मतलब है हमारे लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड ऑन. इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड. तो जो मानव जाति का इतिहास है, स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. तो जो खेल है इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बोथ एज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड मीन्स ऑफ कीपिंग द माइंड एंड बॉडी फिट. अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन का स्रोत भी रहा है. इसके अलावा दिमाग और शरीर को फिट रखने का भी स्रोत रहा है. इन एंशियंट इंडिया. प्राचीन भारत में, एज विथ मेनी एंशियंट सिविलाइजेशन. जैसा कि बहुत सारी प्राचीन सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन था. इट वॉज नॉट एनफ टू गेन नॉलेज. द हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वंस बॉडी वॉज इक्वली इम्पोर्टेंट. तो सिर्फ ज्ञान का अर्जन करना ही पर्याप्त नहीं था, हालांकि उनका बल्कि स्वास्थ्य और दिमाग को चुस्त और तंदुरुस्त रखने का यानी कि उसको फिट रखने का भी महत्वपूर्ण, समान रूप से महत्वपूर्ण था. लॉन्ग बिफोर इंडिया हैड एम्ब्रेस्ड क्रिकेट एंड फुटबॉल. तो भारत जब इसने क्रिकेट और फुटबॉल को अपनाया उससे बहुत पहले गेम्स सच एज काइट फ्लाइंग. तो ऐसे खेल जैसे कि काइट फ्लाइंग यानी कि पतंगबाजी, कबड्डी एंड खो खो, टू नेम अ फ्यू, मतलब कि कुछ ऐसे खेलों के नाम हैं जो वर प्लेड बोथ बाय किंग्स एंड कॉमनर्स. तो ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जो जब हमने भारत ने कबड्डी सॉरी क्रिकेट और फुटबॉल को अपनाया उससे बहुत पहले जो भारत था इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे गेम्स जैसे कि काइट फ्लाइंग, कबड्डी और खो खो हैं, ये राजाओं द्वारा भी और आम जनता द्वारा खेला जाता था. दीज गेम्स डू नॉट बूस्ट ऑफ हैविंग फेमस स्पोर्ट्स पर्सन. हालांकि इन गेमों के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध स्पोर्ट्स मैन नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, सच है सचिन तेंदुलकर और एमसी मैरी कॉम. यानी कि सचिन तेंदुलकर जैसे, एमसी मैरी कॉम जैसे फेमस खिलाड़ी नहीं है. बट दे आर इमेंसली पॉपुलर इवन टुडे. लेकिन क्या है, ये आज भी उतना ही क्या है, आज भी लोगों के मन में ये बहुत ही पॉपुलर है या प्रचलित है. इंटरेस्टिंगली, रोचक रूप से, द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द सम ऑफ दीज गेम्स एग्जिस्टेड इवन बिफोर द महाभारत वाज रिटन. तो आज भी मतलब ये ऐसा गेम है जो कि महाभारत लिखा गया था उस समय के खेल हैं, लेकिन आज भी अपने पुराने ही फॉर्म में, जैसे कि पुराने समय में खेला जाता था, आज भी ये हमारे बीच में मौजूद है. खो खो इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल. इसमें से एक खो खो है जो इसका ऐसा ही उदाहरण है. अ गेम ऑफ ग्रेट एजिलिटी एंड अलर्टनेस. तो ये जो खेल है
एजिलिटी मतलब फुर्ती, एंड अलर्टनेस सतर्कता का, यानी कि चुस्ती स्फूर्ति और सतर्कता का ये खेल है। इन एंशियंट टाइम्स इट वाज प्लेड ऑन रथ एंड चैरियट्स, तो प्राचीन समय में इस खेल को रथ और चैरियट्स पर खेला जाता था, एंड वाज नोन एज रथेरा, और उस समय इस खेल को रथेरा के नाम से जाना जाता था। इन इट्स मॉडर्न वर्जन, जो आज का ये मॉडर्न वर्जन है यानी कि आधुनिक रूप है इस खो खो का, अ चेजर from one team tries to touch as an opponent from the other team to get them out। तो जो इन दिस यानी कि जो मॉडर्न आज का जो आधुनिक वर्जन है इस खेल का, यानी कि जो खो खो आज हम जो खेलते हैं उसमें क्या करता है, जो चेजर यानी कि एक जो चेजर होता है वो एक टीम का दूसरे टीम के अपोनेंट यानी कि जो विरोधी टीम होता है उस टीम के किसी भी सदस्य को छूने की कोशिश करता है, और इसलिए कि ताकि उसको आउट कर सके। द चेजर मे पास हिज और हर टर्न टू टीम मेट, तो ये जो चेजर है वो अपना टर्न किसी अपने दूसरे खिलाड़ी यानी अपने दूसरे टीम के साथी को अपना टर्न उसको दे सकता है। बाई टचिंग द टीममेट्स बैक एंड शाउटिंग खो, तो अपने मतलब टीममेट के यानी कि अपने खेल के किसी भी साथी को उसके बैक को यानी कि उसकी पीठ को छू के और चिल्लाते हुए चिल्लाते हुए उसको अपना टर्न उसे ट्रांसफर कर सकता है। द टीम दैट टेक द शॉर्टर टाइम टू डिसमिस इट्स राइवल विंस, और जो ऐसा जो टीम जो कि अपने बहुत ही कम समय में सारे खिलाड़ियों को डिसमिस कर देती है यानी कि आउट कर देती है, वही इस खेल का विजयी यानी कि विजेता होता है। अनदर गेम ऑफ टचिंग एंड डिसमिसिंग ओपोनेंट्स इज कबड्डी, इसी तरीके से दूसरा खेल छूने और आउट करने का, डिसमिसिंग यानी कि उनको हराने का, अपने विरोधियों को छू कर उनको डिसमिस करने का खेल वो है कबड्डी। इट इज सेट इट इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाभारत, और ये कहा जाता है कि जो ये खेल है वो महाभारत से उत्पन्न हुआ यानी कि वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। इंसिडेंट ऑफ अभिमन्यु गेटिंग ट्रैप्ड इन अ चक्रव्यूह क्रिएटेड बाय द कौरवा, तो ये कहा जाता है कि ये जो घटना जो अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह में फंस गए थे, जाल में फंस गए थे, जो कि कौरवों ने बनाया था। कबड्डी इज अ गेम ऑफ ब्रीथ कंट्रोल रेडिंग एंड डजिंग, मतलब कि जो ये कबड्डी है वो ब्रीथ कंट्रोल यानी कि सांस को कंट्रोल करने का, और एंटरिंग द एरिया ऑफ अपोजिंग, यहाँ पे रेडिंग का मतलब होता है एंटरिंग द एरिया ऑफ द अपोजिंग टीम, यानी कि ऐसी जगह पे प्रवेश करना जहाँ पे दुश्मन यानी कि अपोनेंट टीम जिन्होंने घेरा बना रखा हो, तो सांस रोक के उस टीम में घुसना, और उसके बाद अवॉइडिंग द मतलब तेजी से भागते हुए और किसी को छू कर आना और अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालना, ये खेल है कबड्डी। अ प्लेयर रेड्स द अपोजिंग टीम, मतलब कि जो प्लेयर होता है वो उस टीम में यानी कि जो अपोनेंट टीम है यानी कि जो विरोधी टीम है उसमें घुसता है। ट्राइज टू टच एन अपोनेंट, अपने विरोधी को छूने की कोशिश करता है, एंड रिटर्न टू हर टीम, और अपने टीम में वापस आ जाता है। ऑल द वाइल चैंटिंग, और मतलब इस दौरान मतलब जितने देर वो टीम में घुसता है और अपने अपोनेंट्स को टच करता है और फिर वो अपनी टीम में वापस आता है, ऑल द वाइल चैंटिंग मतलब उस टाइम वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। चैंटिंग मतलब कि बोलते रहना है, और वो क्या बोलते रहना है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यानी कि वो कबड्डी कबड्डी बोलता रहता है। एंड होल्डिंग वंस ब्रीथ, और अपनी सांस को यानी कि अपनी सांस को रोके रहना है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि कबड्डी एक ऐसा गेम है जहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रीथ कंट्रोल यानी कि सांस रोकने का गेम है। उसके बाद अपोनेंट टीम में यानी कि विरोधी टीम में घुसना है और किसी को टच करके उनको वापस आना है। तो यानी कि अपनी सांस सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कबड्डी का, यानी कि सांस टीम को अपनी सांस को रोकना और अपोनेंट टीम को टच करके उनको आउट करना, और पूरे टाइम जब तक हम अपनी टीम में वापस ना आ जाए तब तक कबड्डी कबड्डी चैट करते रहना है, चैंटिंग करते रहना है। एंड होल्डिंग वंस ब्रीथ, और अपने सांस को रोके रखना है। एट द एशियन गेम्स सो फार इंडिया हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज ओन गोल्ड इन कबड्डी। तो एट द एशियन गेम्स, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो सो फार बहुत पहले इंडिया हैज ऑलमोस्ट ऑलवेज वोन गोल्ड इन कबड्डी, यानी कि भारत ने हमेशा गोल्ड मेडल कबड्डी में जीता है। Another popular sports dating back to the ancient times, और एक
जो दूसरा प्रसिद्ध जो खेल है वो डेटिंग बैक यानी कि जो बहुत प्राचीन समय का गेम है वो क्या है, इस रेसलिंग यानी कि कुश्ती। तो जो हमारा सबसे तीसरा जो इम्पोर्टेंट गेम है और जो प्राचीन गेम है जो भारत का है वो रेसलिंग है। द महाभारता मेंशंस दुर्योधना एंड भीमा एज अकम्पलिस रेसलर। तो जो महाभारत और महाभारत में जो दुर्योधन और भीम का महत्वपूर्ण वर्णन है वो एक बहुत ही जाने माने रेसलर रहे हैं। द मोस्ट फेमस फ्री स्टाइल वर्जन ऑफ रेसलिंग इन इंडिया इज कुश्ती। तो सबसे जो मोस्ट फेमस यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध स्टाइल है वो फ्री स्टाइल वर्जन है और जिसको कि हम इंडिया में कुश्ती के नाम से जानते हैं। विच सिंबोलाइज ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ, जो कि हमें इसका सूचक है यानी कि बहादुरी और ताकत का। यानी कि जो कुश्ती है वो सिंबोलाइज करता है ब्रेवरी को और स्ट्रेंथ को यानी कि बहादुरी को और ताकत को। हाँ, पहलवान और रेसलर यानी कि जो रेसलर होते हैं उनको पहलवान कहते हैं या रेसलर कहते हैं। जनरली प्रैक्टिस इन अखाड़ा और रेसलिंग स्कूल, यानी कि जो पहलवान है या रेसलर हैं वो सामान्य तौर पर इस कुश्ती का प्रैक्टिस वो अखाड़ा में करते हैं या रेसलिंग स्कूल में करते हैं। एंड दंगल एनुअल विलेज कंपटीशन, और फिर एनुअल विलेज कंपटीशन यानी कि गांव के जो वार्षिक उत्सव होते हैं या प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें दंगल होता है। एंड डिसाइड न्यू चैंपियंस एवरी ईयर, और हर साल एक नया जो चैंपियन होता है वो डिसाइड होता है। यानी कि जो गांव का दंगल होता है उसमें हर साल एक नए चैंपियन की घोषणा होती है या डिसाइड किया जाता है। मेनी इंडियन रेसलर सच एज बजरंग पुनिया, गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे रेसलर रहे हैं जो कि बहुत ही फेमस रहे हैं जिसका नाम बजरंग पुनिया, गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी है। हैव गेन इंटरनेशनल फेम एंड बिकेम द फेस ऑफ इंडियन रेसलिंग। तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी प्रसिद्धि हासिल की है और बहुत इन्होंने फेस और भारत के एक कुश्ती के चेहरे बन गए हैं। इन इंडिया स्पोर्ट्स ऑल्सो हैज अ रोल इन द सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। तो भारत में जो खेल है ऑल्सो हैज अ रोल इन सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों पे जो हमारा सेलिब्रेशन होता था या उस त्योहार मनाने का जो तरीका होता था उसमें खेल शामिल हुआ करता था। काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी यानी कि जिसको हम काइट फ्लाइंग कहते हैं उसको पतंगबाजी भी कहते हैं। इसको अ फेवरेट ऑफ द नोबिलिटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम। तो जो ये पतंगबाजी है या काइट फ्लाइंग है ये बहुत ही फेवरेट रहा है यानी कि सबका प्रिय रहा है ऑफ द नोबिलिटी ड्यूरिंग मेडिवल टाइम, यानी कि मध्यकालीन इतिहास अगर हम पढ़ें तो इस समय पतंगबाजी का बहुत चलन था। नाउ मार्क्स मेनी जॉयस ओकेजन इंडिया, और इसके जॉयस नाउ मार्क्स मेनी जॉयस ओकेजन इंडिया, और भारत में ये मतलब बहुत से अवसर पे ये एक खुशी का प्रतीक है। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति। तो द इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पतंगबाजी जो होती है काइट फेस्टिवल जिसको कहते हैं या पतंगोत्सव कहा जाता है हिंदी में, इज हेल्ड एवरी ईयर इन गुजरात, यानी कि गुजरात में हर साल इसको मनाया जाता है ड्यूरिंग मकर संक्रांति। यानी कि मकर संक्रांति जब आती है तो गुजरात में हर साल एक अंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव का सेलिब्रेशन होता है। ऑन 15 अगस्त और 15 अगस्त को द स्काई इज डॉटेड विद काइट्स एज पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और जब हम 15 अगस्त यानी कि जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा जो आसमान है वो पतंगों के डॉट डॉट से वो भर जाता है, यानी कि पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है। Kite battles are also held where one kite flyer entangles the string of her or his kite around another's and tries to cut it। तो जो काइट बैटल यानी कि जो पतंगबाजी में जो लड़ाई होती है या कि पतंग को काटना जिसको कहते हैं, आर ऑल्सो हेल्ड वेयर वन काइट, उसमें क्या होता है कि जो एक काइट फ्लायर यानी कि एक पतंग उड़ाने वाला क्या करता है दूसरे के पतंग से इंटेंगल्स मतलब फंसा देता है द स्ट्रिंग ऑफ हर ऑन हिज काइट, यानी कि अपने पतंग का जो मांझा है या जो डोरी होती है वो दूसरे पतंग फ्लायर के यानी कि दूसरे पतंग उड़ाने वाले के काइट के से अपने मांझे को फंसा देता है और कोशिश करता है उसके पतंग को काटने की। सम गेम्स आर प्लेड फॉर प्योर इंजॉयमेंट। अब कुछ ऐसे खेल हैं जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए खेले जाते हैं, इंजॉय के लिए खेले जाते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा फॉर एग्जाम्पल, जिसका मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण एक अच्छा उदाहरण है वो गिल्ली डंडा है। इट इज सेट टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द
मौर्यास पीरियड, और ये कहा जाता है कि ये मौर्य पीरियड में इसका ओरिजिन हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई। इट इज सिमिलर टू क्रिकेट, बट अक्सर मतलब कहा जाता है कि ये करीब करीब क्रिकेट से मिलता जुलता है, They may not बट inspire the kind of frenzy that games like cricket easily do, but they carry forward our legacy and give us our identity. The gilli, a small piece of wood, sorry for disturbance. The gilli, a small piece of wood tapered at the ends. तो जो गिल्ली है वो क्या होता है, स्मॉल पीस, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसको किनारे किनारे छील कर उसको मतलब थोड़ा नुकीला बनाया जाता है। एंड द डंडा अ शॉर्ट स्टिक, और ये जो डंडा होता है एक छोटा छोटा सा डंडा होता है। द गिल्ली इज हिट विद द डंडा, और जो गिल्ली है वो डंडे से हिट किया, यानी कि उसको मारा जाता है। एंड इफ द फील्डिंग टीम सक्सीड इन द कैचिंग द गिल्ली, और अगर जो फील्डिंग टीम है अगर इस गिल्ली को कैच करने में सफल हो जाती है, द स्ट्राइकर इज आउट, तो स्ट्राइकर जो होता है यानी कि जो गिल्ली को डंडे से मार रहा था वो आउट हो जाता है। else the distance between the starting point and where the gilli danda is measured with the danda, so is that this और अगर वो आउट नहीं होता है तो जो डिस्टेंस है यानी कि जहां से गिल्ली को मारा जाता है उस, और जहां तक गिल्ली पहुंचती है वहां से उस डंडे से उस दूरी को नापा जाता है। द टीम विद द हाईएस्ट स्कोर विंस, जो सबसे ज्यादा जो टीम जो सबसे ज्यादा स्कोर बनाती है वो जीतती है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट में जीतते हैं। अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया, और जो देहात जो भारतीय जो भारत का जो रूरल एरिया यानी कि जो देहात एरिया है उसमें ये जो गेम है बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, यानी कि प्रचलित है। इट इज ऑल्सो प्लेड इन नेपाल, ये नेपाल में भी खेला जाता है। एज डांडी बायो एंड इन ईरान इज ए अलका डोलक, मतलब कि नेपाल में इसको डांडी बायो कहते हैं और ईरान में इसको अलक डोलक कहते हैं। अनदर गेम पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन इज किट किट टू स्टूप और स्टापू, तो एक जो दूसरा एक गेम है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, प्रचलित है बच्चों के बीच में, वो है किटकिट और स्टापू, यानी कि इस गेम का नाम है किटकिट या स्टापू। सिंपली येट ट्रिकी, इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल एट बैलेंसिंग एंड एमिंग, तो जो ये गेम है वो क्या है, सिंपल ये ट्रिकी, मतलब कि ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इट टेस्ट द प्लेयर्स स्किल, क्योंकि ये जो प्लेयर्स यानी कि जो खिलाड़ी है उसकी कौशल को देखता है। एट बैलेंसिंग एंड एमिंग, मतलब उसका निशाना कितना अच्छा है और कितना वो अच्छा संतुलन बनाता है, ये गेम में उसकी जो खिलाड़ी होता है उसकी परीक्षा की जाती है। अ नंबर ग्रिड इज ड्रॉन ऑन द ग्राउंड, तो जमीन पे बहुत सारे ग्रिड यानी कि कुछ लाइन खींची जाती है। अ प्लेयर हैज टू टॉस अ स्टोन और अ मार्कर एज अ नंबर्ड स्क्वायर and hop on one leg from one end of the grid up to the other and back again without losing balance. तो अ प्लेयर हैज टू टॉस अ स्टोन, मतलब कि एक जो खिलाड़ी है उसको एक पत्थर लेके या फिर कोई ऐसा मार्कर यानी कि कोई ऐसा मतलब लकड़ी या कोई ऐसा टुकड़ा लेके ऑन अ नंबर्ड स्क्वायर, यानी कि जिस नंबर स्क्वायर में यानी कि जिस स्क्वायर में नंबर बताया जाता है कि इसमें फेंकना है वो उसमें फेंकता है। होप ऑन वन लेग, और अपने पैरों मतलब एक पैर से वो कूदते हुए यानी कि एक पैर से बैलेंस बनाते हुए हॉप करता है, कूदते हुए जाता है। वन एंड ऑफ द ग्रिड टू द अदर टू बैक, यानी कि एक पहले एक ग्रिड से स्टार्ट करता है, यानी एक खाने से स्टार्ट करता है और पूरे ग्रिड में एक पैर से बैलेंस बनाते हुए कूदते हुए एक लास्ट तक मतलब फर्स्ट से लास्ट जाता है, फिर लास्ट से फिर वो वापस फिर से उसी अपने बैलेंस को बनाते हुए उस ग्रिड में वापस आता है। दिस कंटिन्यूस टिल द प्लेयर रीचेज द लास्ट स्क्वायर एंड कंप्लीट द लैप सक्सेसफुली, तो दिस कंटिन्यूस मतलब ये तब तक जारी रहता है टिल द प्लेयर, जब तक कि वो खिलाड़ी उस लास्ट स्क्वायर तक, यानी कि अगर फर्स्ट से स्टार्ट हुआ और 8 स्क्वायर है तो जब तक वो 8 स्क्वायर तक वापस नहीं आ जाता है तब तक ये गेम मतलब कि सक्सेसफुली, मतलब कि वो कहीं से गिरता नहीं, अपना बैलेंस बनाए रखता है, एक पैर से कूदते हुए पूरे स्क्वायर को क्रॉस करते हुए लास्ट तक नहीं आता तब तक ये गेम कंप्लीट नहीं होता है। द गेम इज प्लेड एज हॉप स्क्वॉच इन इंग्लैंड, मतलब कि ये जो गेम है वो इंग्लैंड में इसको हॉप स्क्वॉच कहा जाता है। एंड एस्कॉर्ट इन फ्रांस, और फ्रांस में इसको escargot कहते हैं। Most of these games require the full involvement of the one's body and mind.
तो जो इसमें से जितने भी गेम है उसमें जो रिक्वायर होती है यानी कि आवश्यकता होती है वो प्लेयर की पूरी इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो प्लेयर है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो और अपने बॉडी और माइंड से यानी कि पूरी तरीके से उसमें तल्लीन होना पड़ेगा इस गेम्स को खेलने के लिए। हाउएवर अ गेम लाइक चेस कैन ओनली बाय ओन विद द स्ट्रेटजी ऑफ अ शार्प माइंड। हालांकि हाउएवर मतलब कि हालांकि जो गेम चेस का है कैन ओनली बाय वन मतलब कि उसको सिर्फ जीता जा सकता है किससे? स्ट्रेटेजी यानी कि आपका जो तकनीक है, शार्प माइंड मतलब आपके तेज दिमाग और आपकी स्ट्रेटेजी मतलब कि आप किस तरीके से सोच रखते हो, आप उससे इस गेम को जीत सकते हो। टुडे इंडिया प्राइड itself on the feast of former world chess champion विश्वनाथन आनंद and grandmaster कैन्यूरू हम्पी। तो आज जो भारत है वो प्राइड्स इटसेल्फ मतलब कि इस पे गर्व करता है किस पे? ऑन द फीट्स ऑफ फॉर्मर यानी कि जो पहले हमारे वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं विश्वनाथन आनंद एंड ग्रैंड मास्टर कैन्यूरी हम्पी यानी कि इस पे भारत अभी भी अपने चेस चैंपियंस यानी कि शतरंज के खिलाड़ी को पर गर्व करता है। Incidentally, the pride also lies in the fact that the game is said to have originated in India. Incidentally मतलब कि अगर इसको कहा जाए तो the pride also lies क्योंकि ये हमारे लिए और भी प्राइड की बात है, गर्व की बात है क्योंकि इस in fact यानी कि वास्तव में that the game is said to have originated in India. क्योंकि ये कहा गया कि शतरंज हमारे लिए प्राइड की बात है क्योंकि हमारे पास ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद रहे हैं, कैनरी हम्पी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे प्राइड की एक और भी बड़ी बात है क्योंकि इस गेम का जो ओरिजिन है उत्पत्ति है वो भारत है यानी कि जो शतरंज है वो भारत में उत्पन्न हुआ है उसकी उत्पत्ति हुई है। एंशियंट टेक्स्ट लाइक द रामायण एंड द महाभारत कॉल द गेम चतुरंगा यानी कि जो हमारा प्राचीन लेख है चाहे वो रामायण हो चाहे वो महाभारत हो उसमें इस खेल का उल्लेख है और इसको कहा जाता था चतुरंगा। अकॉर्डिंग टू द पर्सियन पोएट फिरदौसी तो फिरदौसी के अनुसार जो कि पर्सियन पोएट रहे हैं एन इंडियन किंग सेंट चतुरंगा बोर्ड टू द किंग ऑफ पर्सिया। तो एक जो भारत के राजा थे जिन्होंने चतुरंगा बोर्ड एक किसी पर्सिया राजा को भेजा था फ्रॉम वेयर द गेम स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और वहीं से ये जो खेल था यानी कि शतरंज का जो खेल था पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है यानी कि पूरे विश्व में ये स्प्रेड हो गया यानी कि फैल गया यानी कि सबसे पहले जो शतरंज का जो खेल था या वो भारत में ही खेला जाता था और किसी एक भारतीय राजा के द्वारा किसी पार्सियन राजा को भेजा गया ये चतुरंगा बोर्ड और वहीं से ये पूरी दुनिया में शतरंज का खेल जाना जाने लगा। These traditional games are a significant part of our cultural heritage। तो जो ये जो पारंपरिक खेल हैं वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर मतलब कि जो हमारे साहित्यिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी प्ले देम टू एक्सरसाइज आवर बॉडी एंड माइंड और हम इस गेम्स को अपने दिमाग और अपने शरीर को एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करने के लिए उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए करते हैं। टू टेस्ट आवर एजिलिटी एंड स्किल और इस खेल को हम खेलते हैं ताकि हम अपना टेस्ट कर सकें एजिलिटी फुर्ती का कौशल का एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली टू हैव फन और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें मजे कर पाए यानी कि एंजॉय कर पाए। बट दीज गेम्स ऑल्सो कंटेन इन देम द स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री। तो जो ये खेल है वो बट दीज गेम ऑल्सो कंटेन इन देम द स्पिरिट ऑफ आवर हिस्ट्री लेकिन जो ये खेल है वो हमारे इतिहास का एक मतलब इस जो ये सारे खेल हैं वो इसमें हमारे इतिहास का एक आत्मा भी बसती है। दे मे नॉट इंस्पायर द काइंड ऑफ फ्रेंजी दैट गेम्स लाइक क्रिकेट इजिली डू यानी कि जो ये गेम है हो सकता है कि लोगों को इतना आकर्षित ना कर पाए जैसा कि क्रिकेट है बट दे कैरी फॉरवर्ड आवर लीजेसी लेकिन ये हमारा एक ट्रेडिशन है और ये हमारी विरासत है और ये विरासत हमारी फॉरवर्ड जा रही है यानी कि आगे बढ़ रही है एंड गिव अस आवर आइडेंटिटी और ये हमें अपनी पहचान याद दिलाती है और ये हमारी पहचान करा रही है पूरे विश्व में। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अब बहुत सारे गेम्स जो कि आप नहीं जानते रहे होंगे शायद आपको ये गेम्स भी अच्छे से समझ में आएगा हो सकता है आप खेलते भी हो। तो आई होप you have understood this lesson and if you like the explanation do share with your friends and very thank you for watching।